नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। देखिए विद्यार्थियों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो आपके प्राचीन भारत के इतिहास में सातवाहन वंश पर आधारित है। पिछले दो वीडियो आपने देखे होंगे, पुष्यमित्र शुंग और कण्व वंश के। अब इसके बाद में आता है सातवाहन वंश। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त करके मगध पर अधिकार करने वाला सातवाहन वंशी सिमुक जो था, उसकी जाति पर विद्वान लोग एक मत नहीं हैं। पुराण जो है वो सातवाहनों को आंध्र जातीय कहते हैं और नासिक के एक अभिलेख के आधार पर सातवाहनों को ब्राह्मण बताते हैं। और हेमचंद्र राय चौधरी का कहना है कि सातवाहन नाग तथा ब्राह्मणों का मिश्रित रक्त वाला कुल था। इस प्रकार सातवाहनों की जाति के विषय में कोई निश्चित मत नहीं होने से ये प्रश्न अभी तक भी विवाद का विषय बना हुआ है। सातवाहनों का मूल निवास स्थान जो है उसके विषय में भी इतिहासकार एक मत नहीं है। सातवाहनों का मूल निवास स्थान डॉक्टर जायसवाल, प्रभाकर शास्त्री जो हैं वो दक्षिणी भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच का जो प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, उसको मानते हैं, उसको बताते हैं। और डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार सातवाहनों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग था। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर अधिकांश विद्वान ये मानते हैं कि सातवाहनों का मूल निवास स्थान महाराष्ट्र था और उनकी राजधानी प्रतिष्ठान के निकट थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश को उन्होंने बाद में विजयी किया था। सातवाहनों की जाति और मूल स्थान की तरह उनके उदय काल के बारे में भी विद्वानों में वही मतभेद है, किंतु हाथी गुम्फा अभिलेख और अन्य ऐतिहासिक सोर्सेस के आधार पर यही अधिक उपयुक्त लगता है कि सातवाहनों का उदय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। राजबली पांडे का यही मानना है कि सातवाहन मूलतः दक्षिणी भारत के थे और 28 ईसा पूर्व में सिमुक ने मगध पर आक्रमण करके उत्तरी भारत में अपनी सत्ता कायम कर ली थी। अच्छा, सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था। आप 2 नंबर का प्रश्न आए, याद रखिएगा, सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो आप बताएंगे सातवाहन राज्य का संस्थापक सिमुक था। उसने कण्व और शुंग वंश, शुंगों की शेष शक्ति को समाप्त करके अपना आधिपत्य स्थापित किया था। उसके इस साहसिक कार्य में और भी कई जैसे आंध्र, रठिक, भोज आदि भी सम्मिलित थे। सिमुक ने राजा होने पर इन लोगों को पुरस्कृत किया और उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए थे। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण, जिसको कन्हा भी कहते हैं, वह राजा हुआ, जिसके समय में सातवाहन राज्य पश्चिम में नासिक तक फैल गया था। ये भी हमें एक बहुत ही प्रामाणिक नासिक में जो गुफा लेख है उससे पता चलता है कि ये जो सूचना है उससे मालूम पड़ती है हमारे को, और उसने 18 वर्ष तक शासन किया था। अब आप देखिए कि इनके पश्चात इसके गौतमीपुत्र शतकर्णी जो है लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद में, मतलब ये नाना घाट लेख में वैदिक देवताओं और उनकी यज्ञों और अश्वमेघ राजसूय यज्ञ का भी उसमें उल्लेख मिलता है। और ये पता पड़ता है कि गौतमीपुत्र शतकर्णी ने लगभग 100 वर्ष के निर्बल शासन के बाद सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी शासन चलाया। पराक्रमी शासक का उदय हुआ जिसने शकों को पराजित किया और अपने वंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया। उसका नाम था गौतमीपुत्र शतकर्णी। वह सातवाहन वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक था। उसने अपनी अप्रतिम प्रतिभा, शौर्य, सैनिक कुशलता से अपने राजवंश के गिरे हुए गौरव को पुनः स्थापित किया और शक्ति का संचय करते हुए अपने शत्रु शकों को पराजित किया। उसके शासनकाल की अवधि के बारे में काफ़ी मतभेद है, किंतु उसकी शासन अवधि तो विभिन्न अभिलेखों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है, पर उसकी योग्यता और उसकी क्षमता में कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता कि महाराष्ट्र में सातकर्णी का सर्वप्रथम लेख नासिक में मिला है और वो उसके शासनकाल के 18वें वर्ष में उत्कीर्ण किया गया था। अर्थात अब आप देखिए उसने अपने शासनकाल के 18 वर्ष में महाराष्ट्र को जीता होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि उसका शासनकाल जो था बहुत लंबा था
और उसके अंतिम अभिलेख में उसकी शासनकाल के 24 वर्ष की तिथि लिखी हुई है। तो उसने 24 वर्ष तक तो निश्चित रूप से शासन किया ही होगा। इस आधार पर हम उसके शासनकाल को 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक निर्धारित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगले वीडियो में हम देखेंगे गौतमीपुत्र शतकर्णी की विजय। धन्यवाद।